हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं अमेजन प्राइम पर रिलीज द टुमारो वॉर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक्स मिलिट्री ऑफिसर और बायोलॉजी टीचर डैन फॉरेस्टर से, जो कि अपनी नई जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा था। पर डैन को उस जॉब से रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके जगह किसी और को सिलेक्ट कर लिया जाता है। फ़ोन पर यह खबर सुनकर डैन निराश होकर अपने घर चला जाता है। वहाँ वो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ बैठकर फुटबॉल का मैच देखने लगता है कि ठीक उसी समय बीच फुटबॉल मैदान में एक वर्म होल खुल जाता है और उसमें से बहुत सारे सोल्जर्स बाहर निकलते हैं। ये सोल्जर्स फ्यूचर से आए हुए थे। वे पूरी दुनिया को बताते हैं कि आज से ठीक 30 साल बाद 2051 में वाइट स्पाइक नाम के एलियन प्रजाति पूरी दुनिया के लोगों को मारकर खुद पृथ्वी पर राज कर रहे हैं। वहाँ करीब बस 5 लाख लोग ही बचे हैं और इसीलिए 2051 के लोगों को जंग जीतने के लिए और सोल्जर की ज़रूरत होती है और इसीलिए वे लोग मदद के लिए पास्ट में आए हुए हैं। ये सब बातें सुनकर दुनिया के सभी गवर्नमेंट मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी फ़ौज को वर्महोल के थ्रू टाइम जंप कराकर वार के लिए फ्यूचर में 2051 में भेज दिया जाता है। पर जितने भी लोग फ्यूचर में युद्ध के लिए गए थे, उनमें से करीब 20% सोल्जर ही जिंदा वापस आ पाए। अब सोल्जर्स की कमी होने लगी, तो फ्यूचर के सोल्जर्स ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर आम नागरिकों को रैंडमली सेलेक्ट करके फ्यूचर में युद्ध के लिए भेजने लगे। पर सिलेक्शन में कुछ शर्तें थी, जिनमें से एक था कि जितने भी लोगों को फ्यूचर में भेजा जाएगा वे लोग 2051 से पहले ही मर चुके होने चाहिए, ताकि कोई भी सोल्जर अपने फ्यूचर के वर्जन से ना मिल पाए और किसी भी तरह का कोई भी टाइम पैराडॉक्स ना बन जाए। और यही सेम शर्तें फ्यूचर से आए हुए सोल्जर्स पर भी लागू होता है। फ्यूचर से आए सोल्जर्स इतने यंग इसीलिए थे क्योंकि उनमें से कोई भी सोल्जर अभी तक 2021 तक तो जन्मा ही नहीं था। मतलब कि पास्ट वाला सोल्जर अपने फ्यूचर के वर्जन से नहीं मिल सकता है, वहीं फ्यूचर वाला सोल्जर अपने पास्ट के वर्जन से नहीं मिल सकता है। वहीं एक सवाल ये आता है कि अगर वे लोग टाइम ट्रेवल कर ही सकते हैं तो फिर एलियन का अटैक होने से पहले ही वे लोग एलियन का खात्मा क्यों नहीं कर देते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इनकी टाइम मशीन जंपलिंग सिस्टम पर काम करती है, जिसका गैप 30 साल का है। इसे मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। मान लो कि अगर कोई सोल्जर 1 दिसंबर 2021 से टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में 1 दिसंबर 2051 में जाता है और वहाँ वो 7 दिन गुजारता है, फिर डेट 8 दिसंबर 2051 से वो वापस पास्ट में आएगा, तो वो 8 दिसंबर 2021 को वापस आएगा। एनीवे, वापस मूवी पर आते हैं। तो फ्यूचर के किसी भी लोगों को पता नहीं था कि एलियन पृथ्वी पर कब और कहां पर आए थे। वे तो अचानक ही 2048 के आसपास रसिया के एक जगह पर अटैक किए और जल्दी ही पूरी दुनिया पर फैल गए। वहीं शुरू में तो पास्ट वाले इंसान जोर शोर से इस लड़ाई में भाग लेने लगे, पर फिर 1 साल बाद उनका सारा जोश ठंडा होने लगा। कुछ लोगों का ये मानना था कि ये जंग तो फ्यूचर के लोगों का प्रॉब्लम है, तो वे ही लोग उसका सॉल्यूशन खोजे। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि फ्यूचर के लोग तो उनके ही बच्चे हैं, तो उनको उनकी मदद करनी चाहिए। इसी बात को लेकर पब्लिक 2 ग्रुप में प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डैन बायोलॉजी क्लास ले रहा था, पर उस क्लास का एक भी स्टूडेंट का मन क्लास में नहीं लग रहा था, क्योंकि दुनिया का कंडीशन ही कुछ ऐसी थी। उन स्टूडेंट्स का मानना था कि उन्हें तो आगे जाकर मरना ही है, तो फिर ये पढ़ाई लिखाई का क्या घंटा करेंगे। बस एक बच्चे को छोड़कर, जो कि अपने बायोलॉजी से ज़्यादा तो ज्वालामुखी सब्जेक्ट का दीवाना था। क्लास के बीच में ही डैन के मोबाइल में SMS आता है कि उसे फ्यूचर जाने वाले सोल्जर्स के रूप में सेलेक्ट कर लिया गया है, क्योंकि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक डैन की मृत्यु 2030 में ही हो गई है। मतलब कि 2051 में उसका कोई भी फ्यूचर वर्जन मौजूद नहीं है, यानी कि किसी भी प्रकार का पैराडॉक्स क्रिएट नहीं होगा। वहीं अगर कोई भी फ्यूचर सोल्जर के लिए सेलेक्ट हो जाता है तो उसका कोई भी घंटा कुछ नहीं सुनेगा। उसे ज़बरदस्ती दुनिया के किसी भी कोने से उसके हाथ में लगे बैंड की मदद से वे लोग खोज ही लेंगे और उसे फ्यूचर में जाना ही पड़ेगा। वहीं डैन के डैड इस तरह के बैंड को निकालने में एक्सपर्ट थे, तो फिर अपने बीवी के कहने पर वो अपने डैड के पास बैंड निकलवाने जाता है। पर डैन और उसके बाप के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि डैन के पिता उसे और उसकी माँ को बहुत साल पहले ही छोड़कर चले गए थे। उनके पास पहुँचते ही डैन और उसके बाप के बीच बहस शुरू हो जाती है और गुस्से में डैन बिना रिस्ट बैंड निकलवाए ही वहाँ से चला जाता है।
फिर डैन अपनी बीवी और बेटी को समझाता है कि उसे फ्यूचर बचाने के लिए वार में जाना ही पड़ेगा। वही डैन की बेटी बड़ी होकर एक साइंटिस्ट बनना चाहती थी। फिर डैन ट्रेनिंग के लिए जाता है। वहाँ डैन के बैच में सैकड़ों लोग चुने गए थे, जहाँ उसकी मुलाकात चार्ली और डोरियन से होती है। चार्ली एक प्रोफेसर था और डोरियन इससे पहले भी 2 बार वार में जा चुका था, क्योंकि 6 महीने में वो कैंसर से मरने वाला था और इसीलिए वो बार बार फ्यूचर वार में जाता है ताकि उसे एक शान की मौत मिल सके। वो हर बार वार से ट्रॉफी के रूप में एलियन का दांत उखाड़कर अपने साथ ले आता है। वहीं बीच ट्रेनिंग में ही उन सभी को ऑर्डर मिलता है कि उन्हें अभी ही फ्यूचर में जाना होगा, क्योंकि फ्यूचर में उनके बेस पर हमला हो गया था और इन्हें मायामी बीच में लैंड होना था। वहीं टाइम जंप के दौरान टेक्निकल ग्लिच की वजह से इन सभी का लैंडिंग लोकेशन बीच आसमान में चेंज हो जाता है और सभी सोल्जर आसमान से नीचे गिरकर मरने लगते हैं और बस कुछ ही सोल्जर जो कि स्विमिंग पूल में गिरे थे वे ही बचते हैं। लैंड होते ही कर्नल फॉरेस्टर उन्हें रेस्क्यू मिशन पर भेजती है। उन्हें पास के ही एक रिसर्च लैब से कुछ लोगों को रेस्क्यू करना था, पर वो लोग तो पहले ही मारे गए थे। अब उनको वहाँ रखे कुछ सैंपल को लेकर कर्नल फॉरेस्टर के पास जाना था, क्योंकि कुछ ही देर में आर्मी उस पूरी जगह को एयर स्ट्राइक करके उड़ा देगी। वहीं डैन की टीम जैसे तैसे किसी तरह इस मिशन को पूरी करते हैं, और उस टीम में ज़्यादातर सोल्जर्स एलियन क्रीचर के हाथों मारे जाते हैं। वहाँ कैंप में जाकर डैन को पता चलता है कि कर्नल फॉरेस्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी म्यूरी फॉरेस्टर है। म्यूरी के पास बहुत सारे डिग्रियाँ भी थी। म्यूरी को कर्नल के रूप में देखकर डैन को बहुत गर्व महसूस होता है, पर यह समय उनका इमोशनल होने का नहीं था। उनका अगला मिशन एलियन क्वीन को पकड़ना था, पर यह मिशन आसान नहीं था, क्योंकि क्वीन को बचाने के लिए सारे नर एलियन क्रिएचर्स अपनी जान तक दे देंगे। म्यूरी ने व्हाइट स्पाइक को मारने वाला एक वैक्सीन बनाया था, पर पता नहीं क्यों वो वैक्सीन क्वीन स्पाइक्स पर काम नहीं करता था और इसीलिए म्यूरी फीमेल स्पाइक्स को पकड़कर उस पर रिसर्च करना चाहती थी ताकि फीमेल स्पाइक्स को मारने वाला टॉक्सिन बना सके। डैन और म्यूरी किसी तरह जैसे तैसे करके फीमेल स्पाइक्स को पकड़ लेते हैं और तभी उन पर मेल स्पाइक्स का हमला हो जाता है। दोनों जैसे तैसे तो वहाँ से जान बचाकर भागते हैं। वहीं रास्ते में म्यूरी डैन को बताती है कि डैन ने भी अपने पिता की तरह उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था और उसी के कुछ सालों बाद डैन की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। डैन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि फ्यूचर में वह खुद अपने पापा की तरह अपनी फैमिली को छोड़ देगा। वहीं लैब में डैन और म्यूरी ने रात भर जाकर फीमेल स्पाइक्स को मारने वाला टॉक्सिन बना लिया था। वहीं सुबह के समय समुद्र के बीच में बने उस बेस पर मेल स्पाइक्स का हजारों की तादाद में हमला हो जाता है। म्यूरी ने टॉक्सिन तो बना लिया था, पर 2051 में हजारों की संख्या में टॉक्सिन बनाने का टाइम नहीं था। तब म्यूरी अपना प्लान डैन को बताती है कि डैन को उस टॉक्सिन को लेकर पास्ट में अपने समय पर जाना होगा और हजारों की संख्या में टॉक्सिन बनाकर फ्यूचर में भेजना होगा। और इसी काम के लिए म्यूरी ने स्पेशली डैन को फ्यूचर वार के लिए चुना था, क्योंकि उसे अपने डैड पर भरोसा था। वहीं डैन का समय थोड़ी देर में ही ख़त्म होने वाला था और वो जंप बैंड की मदद से किसी भी टाइम ऑटोमेटिकली अपने समय में टेलीपोर्ट होने वाला था। और तभी हजारों की संख्या में मेल स्पाइक्स उस बेस पर हमला कर देते हैं और फीमेल स्पाइक्स को छुड़ा लेते हैं। इंसानों और एलियंस के बीच एक आखिरी धाकड़ फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान फीमेल स्पाइक्स के हाथों म्यूरी मारी जाती है और म्यूरी को बचाने की नाकाम कोशिश के साथ डैन अपने समय पर टेलीपोर्ट हो जाता है। डैन वो टॉक्सिन को तो पास्ट में ले आया था, पर व्हाइट स्पाइक्स के उस बेस पर हमला करने से जंप लिंक टावर बर्बाद हो गया था। मतलब कि अब बड़ी मात्रा में टॉक्सिन बनाने के बाद भी वे लोग उसे फ्यूचर में नहीं भेज सकते थे। डैन अपने साथ घटी सारी घटना को घर जाकर अपनी बीवी को बताता है। तभी डैन की वाइफ बातों बातों में बोलती है कि अगर पहली बार एलियन 2048 में दिखे थे तो इसका मतलब ये थोड़ी ही है ना कि वे लोग 2048 में ही पृथ्वी पर आए होंगे। हो सकता है कि वे लोग पहले आए होंगे और किसी कारण 2048 में हमला शुरू कर दिए। अगर वो उनका लैंडिंग लोकेशन का पता कर लें तो फ्यूचर में हमला होने से पहले ही वे लोग उन्हें मार दें तो ये फ्यूचर वार कभी होगा ही नहीं। तब डैन व्हाइट स्पाइक्स के एक नाखून को लेकर चार्ली के पास जाता है। ये नाखून रूस में मारे गए पहले व्हाइट स्पाइक्स में से एक का था।
उस नाखून को बारीकी से स्टडी करने पर उन्हें उसमें चाइना के ज्वालामुखी का राख का सैंपल मिलता है। पर उस एलियन को तो रसिया में मारा गया था, तो फिर चाइना के ज्वालामुखी का राख उस नाखून पर कैसे आया होगा। और इस बात पर मदद के लिए वे लोग डैन के उस स्टूडेंट के पास जाते हैं जो कि ज्वालामुखी टॉपिक का कीड़ा था। वो मोटू बताता है कि सदियों पहले 940 एडी में चाइना में एक बड़ा ज्वालामुखी फटा था जिसकी राख पूरी दुनिया में फैल गई थी, जिनमें से एक रूस की बर्फीली वादियां भी शामिल था। अब इसमें सवाल ये आता है कि ज्वालामुखी विस्फोट तो हजारों साल पहले हुआ था, तो अब तक तो उसकी राख जमीन के अंदर दब गई होगी, तो फिर व्हाइट स्पाइक्स के नाखूनों में ये राख कैसे आई। और इसका जवाब वे लोग निकाल लेते हैं कि व्हाइट स्पाइक्स 2048 में पृथ्वी पर लैंड नहीं हुए थे, बल्कि वे लोग हजारों साल पहले पृथ्वी पर आए थे और किसी कारण उनका सिर्फ बर्फ में दब गया था। और फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघला तो वे लोग बाहर आकर हमला शुरू किए। अब ये तो बस एक थ्योरी था जिसे कि वे लोग अपने बड़े ऑफिसर्स को बताते हैं, पर उन्हें ऐसे ही रूस जाकर वहाँ के बर्फ में बमबारी करने का परमिशन सरकार से नहीं मिलती है। अब डैन को ना चाहते हुए भी अपने पिता से मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि डैन के पिता लोगों को इलीगल तरीके से दुनिया के किसी भी कोने में ले जाने का काम किया करते थे। वहीं डैन एक टीम तैयार करता है जिनमें से कुछ फ्यूचर से आए हुए सोल्जर्स भी होते हैं। वे अपने साथ कुछ मात्रा में व्हाइट स्पाइक्स को मारने वाला टॉक्सिन भी ले आते हैं। डैन के पिता उस टीम को रूस के बर्फीले वादियों में ड्रॉप करता है और खुद भी उस टीम में शामिल हो जाता है। फिर वे लोग एलियन स्पेसशिप को खोज लेते हैं कि या तो वे लोग इन सारे सबूतों को ले जाकर गवर्नमेंट को दे दें या वे खुद सभी एलियंस को मार दें। और सरकारी मामला तो सभी जानते हैं कि कितना तेज होता है, और इसीलिए सभी उन व्हाइट स्पाइक्स को मारने का फैसला करते हैं। डैन के पिता और चार्ली बाहर पहरा देते हैं और बाकी लोग स्पेसशिप के अंदर जाते हैं। अंदर उन्हें एडवांस एलियन प्रजाति के कंकाल मिलते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि ये एलियन प्रजाति व्हाइट स्पाइक्स को हथियार बनाकर पृथ्वी जैसे ग्रहों के जीवों को मरवाकर उस ग्रह पर कब्जा कर लेते थे। आगे उन्हें हाइपर स्लीप चैम्बर में काफ़ी सारे व्हाइट स्पाइक्स दिखते हैं। ये सभी नींद में थे। वे लोग म्यूरी द्वारा बनाया गया टॉक्सिन देकर व्हाइट स्पाइक्स को मारने लगते हैं, जिनकी चीखें सुनकर बाकी के व्हाइट स्पाइक्स जाग जाते हैं। उन्हीं में से एक फीमेल व्हाइट स्पाइक्स स्पेसशिप से बाहर भाग जाती है, तो डैन और उसके पिता उसका पीछा करने जाते हैं। वहीं डोरियन अपनी जान की कुर्बानी देकर पूरी स्पेसशिप को एक्सप्लोजन से उड़ा देता है, जिसमें कि स्पेसशिप के अंदर वाले सारे व्हाइट स्पाइक्स मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डैन और उसके पिता फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को खोज लेते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं। काफ़ी खतरनाक फाइट के बाद आखिरकार डैन म्यूरी द्वारा बनाया गया टॉक्सिन की मदद से उस फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को मार देता है। अब और क्या, टुमारो वार खत्म। आखिर में डैन अपने पिता से अपनी नाराज़गी ख़त्म करके अपने घर ले आता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। कोई टाइम लूप नहीं, ना ही कोई टाइम पैराडॉक्स। इस मूवी की कहानी सिंपल रखी गई है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।